हाँ जी बेटा, देखो तो अब नेक्स्ट हम बात करेंगे कोहेसिव और एडहेसिव फोर्स के बारे में। ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारा कोहेसिव एंड एडहेसिव फोर्स। ठीक है ना। देखो, अगर दो सेम मॉलिक्यूल्स हैं और वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं तो उनके बीच में जो फोर्स है वो कैसा होगा, कोहेसिव होगा। यहाँ पर जो को वर्ड है ना, इसका मीनिंग होता है सेम। ठीक है ना। यानी जैसे हम बात करें मरकरी की, ठीक है ना, अगर गलती से आपके हाथ से थर्मोमीटर गिर के टूट जाए, जो एनालॉग थर्मोमीटर होता है जो नॉर्मल हमारे पास होता है घरों में, डिजिटल भी होता है वैसे तो, पर अगर नॉर्मल जो अवेलेबिलिटी होती है वो इसी की होती है, ज़्यादातर यही होता है। तो अगर हमारे पास ये थर्मोमीटर है और गलती से हमारे से छूट जाए, टूट जाए, तो ये जो इसके अंदर जो मरकरी होगी ना, उसकी गोलियां बन जाएंगी ऐसे बड़ी बड़ी। ठीक है ना। तो यानी मरकरी के मॉलिक्यूल्स आपस में चिपक गए तो उनके बीच में फोर्स कैसा है, कोहेसिव है। ठीक है ना। और अगर थोड़ा सा और एग्जांपल दूँ प्रैक्टिकल एडहेसिव फोर्स का, भाई हमारे पास ये 2000 का नोट है, ठीक है ना, और ये बीच में से टूट गया, सॉरी फट गया, ठीक है, तो इस पर टेप लगाएंगे तो टेप और ये नोट आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है ना, डिफरेंट पार्टिकल से अट्रैक्ट कर रहे हैं तो उनके बीच में फोर्स कैसा होगा, एडहेसिव होगा। यानी अगर मॉलिक्यूलर लेवल पे बात करूं तो हमने एक कप लिया, कप में चाय डाली, चाय पी ली, तो हमें चाय येलो नहीं थी, चाय हमने पी ली सिप सिप करके, तो चाय जो है ना यहाँ पर इसके वोल्स के साथ थोड़ी सी चिपक जाती है। तो चाय के मॉलिक्यूल्स और इसके जो पार्टिकल्स हैं कप के, आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से कुछ चाय इसके अंदर रह गई, तो वो क्या है, उनके बीच में फोर्स कैसा है, एडहेसिव फोर्स है। तो ये था आपका कोहेसिव और एडहेसिव फोर्स के बारे में। ठीक है ना। यानी एक मॉलिक्यूल्स दूसरे मॉलिक्यूल को, या एक मॉलिक्यूल किसी दूसरे मैटर को एक दूसरे की तरफ क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। तो उसी चीज़ को थोड़ा सा और आगे डिटेल में करते हैं। देखो, एक मैं टर्म बता रहा हूँ, मोलिक्यूलर रेंज। मोलिक्यूलर रेंज यानी एक मॉलिक्यूल किसी दूसरे मॉलिक्यूल, किसी दूर रखे दूसरे मॉलिक्यूल को अपनी तरफ क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, अपनी तरफ क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। तो ये कहाँ तक, कितने दूर रखे मॉलिक्यूल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर रेंज बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके बाद है आपका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, ठीक है ना। स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस का क्या मीनिंग है कि मान लो ये हमारे पास कोई मॉलिक्यूल है और इसके चारों तरफ मैंने कोई स्पीयर बना लिया, इमेजिनरी स्पीयर बना लिया, और उस इमेजिनरी स्पीयर के अंदर जितने मॉलिक्यूल्स होंगे वो सारे के सारे कहाँ होंगे, सेंटर में रखे मॉलिक्यूल्स की तरफ अट्रैक्ट हो रहे होंगे। तो उस इमेजिनरी स्पीयर को क्या बोलेंगे, स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बोलेंगे। यानी इसका दूसरा तरह से ऐसे समझ सकते हैं कि जो सेंट्रल मॉलिक्यूल है उसका इन्फ्लुएंस इस पूरे स्पीयर में रखे मॉलिक्यूल्स पर है। ठीक है ना। तो उसको बोला जाएगा स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करें तो नेक्स्ट होता है हमारा सरफेस फिल्म। ठीक है ना, सरफेस फिल्म। ठीक है। सरफेस फिल्म में बार बार यूज करूंगा ये वर्ड। एक ही हमारे पास थिन फिल्म होती है, क्या होती है, एक थिन फिल्म होती है लिक्विड की, जो कि सरफेस पर होती है। ये आपके पास कंटेनर है, इसमें आपने लिक्विड डाल रखा है, तो इसके बिल्कुल ऊपर एक लेयर होती है जिसको एक थिन फिल्म होती है, जिसको हम क्या नाम दे रहे हैं, सरफेस फिल्म दे रहे हैं, जो कि जिसकी जो साइज होता है ना, इसका जो साइज होगा वो मॉलिक्यूलर रेंज के साइज के बराबर होगा। या ये कह सकते हैं इसकी जो थिकनेस होगी ना, इसकी थिकनेस कितनी होगी, मॉलिक्यूलर रेंज के बराबर होगी। ठीक है ना, मॉलिक्यूलर रेंज के बराबर होगी। इसको हम क्या बोलते हैं, सरफेस फिल्म बोलते हैं। ठीक है। तो मैंने क्या बताया आपको, कोहेसिव फोर्स बताया जो सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में लग रहा हो, एडहेसिव फोर्स बताया जो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में लग रहा हो, मॉलिक्यूलर रेंज जहाँ तक एक मॉलिक्यूल किसी दूसरे को अट्रैक्ट कर सकता है। उसके बाद मैंने बताया आपको स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, एक इमेजिनरी स्पीयर जहाँ सेंटर में कोई स्पीयर रखा है और वो उस स्पीयर के अंदर आने वाले सभी मॉलिक्यूल्स को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। सरफेस फिल्म क्या है, एक इमेजिनरी फिल्म है जिसकी थिकनेस मॉलिक्यूलर रेंज के बराबर होती है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट है हमारा सरफेस टेंशन। ठीक है ना। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, सरफेस टेंशन। टेंशन का मतलब यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है, टेंशन का मतलब है यहाँ पर खिंचाव। यानी कोई भी आपके पास लिक्विड है, टॉपिक का नाम है सरफेस टेंशन। सरफेस
टेंशन, ठीक है ना। यानी कोई भी आपके, ये आप कह सकते हैं प्रॉपर्टी है लिक्विड की या लिक्विड सरफेस की, लिक्विड सरफेस की, जो अपना एरिया जो है ना वो मिनिमाइज करना चाहती है, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं, सरफेस में। थोड़ा सा इसको पहले प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे डेटोल है आपका, डेटोल अगर गलती से एक्सीडेंटली, भगवान ना करे कभी आपको चोट लगे, और अगर आपको चोट लग जाती है तो पहले उस वाउंड को, उस घाव को डेटोल से साफ किया जाता है, ठीक है ना। और अगर आप इमेजिन करो कि डेटोल जो एक लिक्विड है, अगर उसका सरफेस टेंशन, मैं ये कह रहा हूँ सरफेस टेंशन उसका ज़्यादा है, सरफेस टेंशन ज़्यादा है, तो यानी वो अपना सरफेस एरिया क्या करना चाहता है, कम करना चाहता है। तो वो उस घाव पे अच्छी तरह से फैलेगा नहीं, उस घाव पे अच्छी तरह से फैलेगा नहीं, तो हम उसको साफ नहीं कर पाएंगे। जैसे सोप है, ठीक है ना। अब सोप को हम क्या चाहते हैं कि हम, जैसे आजकल कोरोना चल रहा है, तो अच्छे से क्या एडवाइस की जाती है कि हाथों को अच्छे से साबुन से धो। तो यानी साबुन जो है वो आपके हाथ के हर कोने तक जाए, और अगर कहीं कोई किसी प्रकार का हार्मफुल बैक्टीरिया या कोई वायरस है तो वो रिमूव हो जाए, ठीक है ना। तो सोप का भी सरफेस टेंशन क्या होगा, कम होगा, तभी तो वो फैलेगा ना। और यस, अगर सरफेस टेंशन ज़्यादा है तो वो लिक्विड फैलेगा नहीं, अपने एरिया को क्या करना चाहेगा, कम करना चाहेगा। ये जो प्रॉपर्टी होती है ना, टू मिनिमाइज इट्स सरफेस एरिया, ठीक है ना, प्रॉपर्टी ऑफ अ लिक्विड बाय विच, ये जो इसका सरफेस है, जो इसका फ्री सरफेस है लिक्विड का रेस्ट पर, वो उसको स्ट्रेच कर लेता है, कम करने की कोशिश करता है। इसको हम क्या बोलते हैं, सरफेस टेंशन बोलते हैं। तो डेटोल या सोप जो है, इनका सरफेस टेंशन क्या होता है, कम होता है, ठीक है ना। और देखो, ये मान लो आपके पास कोई कंटेनर है, ठीक है ना, इसके अंदर हमने लिक्विड फिल कर रखा है। तो ये एक ऊपर का सरफेस है, ठीक है ना। इसके अंदर मैंने एक जो है ये पतली सी निडल रख दी, आयरन निडल या स्टील निडल जो भी, ठीक है ना। तो वो स्टील निडल जो है वो इसके अंदर डिप नहीं हो रही है, अंदर इसके सिंक नहीं हो रही है। आयरन निडल है, आयरन आर्किमिडीज के अकॉर्डिंग डेंसिटी ज़्यादा है, तो इसको सिंक कर जाना चाहिए था, पर वो सिंक नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है ना, ये इसको स्ट्रेच करके रखा हुआ है सरफेस को। लिक्विड ने अपने सरफेस को क्या कर रखा है, स्ट्रेच कर रखा है। यानी लिक्विड क्या कर रहा है, उसको ऊपर की तरफ पुश कर रहा है, इसलिए वो जो नीडल है वो इसके अंदर सिंक नहीं हो रही है, ठीक है ना। तो ये किसकी वजह से हो रहा है, सरफेस टेंशन की वजह से। सरफेस टेंशन इज अ टेंडेंसी ऑफ ए लिक्विड बाय वर्च्यू ऑफ विच और ड्यू टू विच द लिक्विड जस्ट टेंड्स टू मिनिमाइज इट्स सरफेस एरिया, ठीक है। सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स बाय लेंथ, फोर्स बाय लेंथ। डायमेंशन की बात करें तो ये होगा mlt माइनस 2/L, ये बन जाएगा mt माइनस 2, ये हो जाएगा आपका सरफेस टेंशन, ठीक है ना। अगर मैं इसकी थोड़ी सी थ्योरी और बताऊं आपको, इसके बारे में थोड़ा सा एक और प्रैक्टिकल एग्जांपल लूं, तो मॉलिक्यूलर लेवल पे देख लेते हैं इसको। मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन, ठीक है ना, मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन। देखो ये क्या कह रही है कि ये आपके पास कोई कंटेनर था, उस कंटेनर के अंदर आपने यहाँ तक लिक्विड फिल कर रखा था, और मैं ये कह रहा हूँ कि ये क्या है, इसकी सरफेस फिल्म है, PQRS, ये क्या है, इसकी सरफेस फिल्म है, ठीक है ना। तो इस सरफेस फिल्म के अंदर यहाँ पर, सरफेस फिल्म का मतलब क्या है कि जिसकी रेंज कितनी हो, मॉलिक्यूलर रेंज की हो। यानी यहाँ पर जितने मॉलिक्यूल्स होंगे, यहाँ पर जितने मॉलिक्यूल्स होंगे इसके चारों तरफ, ये देखो एक स्फीयर बन गया ना। अब पूरा बड़ा स्फीयर तो बनेगा नहीं बेटा, क्योंकि ऊपर तो मॉलिक्यूल है ही नहीं, स्फीयर कहाँ कहाँ बनेगा, नीचे बनेगा। तो ये इधर 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 चारों तरफ मॉलिक्यूल्स को कहाँ खींच रही होगी, ऊपर की तरफ खींच रही होगी। तो इसका नेट रिजल्टेंट फोर्स कहाँ बनेगा, नीचे की तरफ बनेगा। कहाँ बनेगा, नीचे की तरफ। चलो पहले एक और एग्जांपल ले लो। मान लो ये यहाँ पर अंदर कोई स्फीयर है, और ये इस स्फीयर के अंदर रखा सेंटर पर क्या है, एक मॉलिक्यूल है, जो चारों तरफ के मॉलिक्यूल्स को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर तो ये नॉर्मल सिचुएशन रहेगी। नॉर्मल क्यों, क्योंकि इतना ही अपवर्ड फोर्स है और इतना ही डाउनवर्ड फोर्स है। अब यहाँ पर अपवर्ड फोर्स तो है नहीं, क्योंकि स्फीयर सिर्फ डाउनवर्ड बन रहा है, तो जितना फोर्स लगेगा वो कहाँ लगेगा, नीचे की तरफ। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो सरफेस फिल्म है, ये इसका जो शेप बनेगा वो कुछ इस तरह का बनेगा,
यानी जो लिक्विड रखा जाएगा वो कुछ इस तरह का रखा जाएगा, क्योंकि इसने अपना एरिया क्या कर लिया, मिनिमाइज कर लिया। एरिया क्या कर लिया, मिनिमाइज कर लिया। ठीक है ना, वो डेफिनेट सी बात है, वो मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड करता है बेटा। अगर मॉलिक्यूल्स में इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स कम हो तो हो सकता है आपके पास इस तरह की शेप भी बने। ठीक है ना, ये जो शेप होती है इसको बोलते हैं मेनिस्कस। मेनिस्कस क्या बोलते हैं इसको, मेनिस्कस बोलते हैं। ठीक है ना, इसका सरफेस टेंशन क्या है, कम है। इसका सरफेस टेंशन क्या है, ज़्यादा। अगर ये मेनिस्कस आपका इस शेप का बना तो यहाँ पर सरफेस टेंशन क्या है, ज़्यादा। इसकी टेंडेंसी ज़्यादा है एरिया को मिनिमाइज कराने की, और इसकी क्या है, कम है। तो इस तरह से मॉलिक्यूलर लेवल पर भी आप इसको समझा जा सकता है। ठीक है ना, इसके कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं, कुछ फिनोमेना डिस्कस कर लेते हैं सरफेस टेंशन की। जैसे एक मैंने आपको बताया, 2-3 मैंने पहले डिस्कस किए कि लिक्विड यहाँ पे रखा था और ये आयरन निडल रखी, और आयरन निडल नीचे सिंक नहीं हो रही है। क्यों, क्योंकि सरफेस एरिया क्या करना चाहता है, ये मिनिमाइज करना चाहता है, जिसकी वजह से उस निडल को ये अपवर्ड डायरेक्शन में सपोर्ट कर रहा है। ठीक है ना, इसके बाद मैं एक और एग्जाम्पल ले लेता हूँ, जैसे रेन ड्रॉप का एग्जाम्पल ले लेते हैं, रेन ड्रॉप का। ठीक है ना, रेन ड्रॉप का एग्जाम्पल में क्या होगा कि रेन ड्रॉप जो है वो स्पेरिकल शेप में होती है। कैसे शेप में होती है, स्पेरिकल शेप में होती है। क्यों होती है स्पेरिकल शेप में, क्योंकि यहाँ जो सेंटर में मॉलिक्यूल है वो हर तरह के मॉलिक्यूल्स को क्या कर रहा है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, इसलिए शेप कैसी बन जाती है, स्पेरिकल बन जाती है। अगर देखो मरकरी का मैंने एग्जाम्पल दिया था कि मरकरी गलती से टूट जाए, ठीक है ना बेटा, आई थिंक ये बात तो समझ आ गई होगी कि पानी और पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच में कैसा फोर्स है, कोहेसिव फोर्स है। ठीक है ना, और एक गिलास में पानी डाला हमने, तो पानी और इस गिलास के इनर वॉल के बीच में कैसा फोर्स होगा, वो होगा आपका अधेसिव फोर्स। ठीक है ना, तो मैं आपको बता रहा था मरकरी के बारे में, थर्ड में बता रहा था मरकरी के बारे में। तो मरकरी की ये जो बॉल्स बन रही हैं ये क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं कि उनके बीच में कैसा फोर्स है, कोहेसिव फोर्स है। उसकी सरफेस टेंशन क्या है, ज़्यादा, क्योंकि ये एरिया अपना क्या कर रही है, मिनिमाइज कर रही है, नहीं तो वो फैल जाती। वो लिक्विड जो मरकरी की ड्रॉप है वो ऐसे फैल भी तो सकती थी ना, पर वो फैल के ना एक स्पेरिकल शेप में बना रही है, इसका मतलब उसका सरफेस टेंशन क्या है, ज़्यादा है। वो अपना एरिया क्या करना चाहती है, मिनिमाइज। हाँ, अगर ऐसा होता बेटा कि मरकरी की जो ड्रॉप है, ठीक है ना, अगर वो ड्रॉप बहुत बड़ी है, तो हो सकता है वो ओवल शेप में भी गिरे नीचे, क्योंकि उसका वेट ज़्यादा हो गया। एक और एग्जांपल ले लो आप, पेंट ब्रश का एग्जांपल ले लो, जितने मर्जी मैं कहोगे उतने करा दूँ, कोई दिक्कत नहीं है। पेंट ब्रश का एग्जांपल ले लो। पेंट ब्रश को आप कंटेनर के अंदर डालते हो तो वो पेंट ब्रश स्प्रेड हो जाती है, फैल जाती है। जैसे ही इसको बाहर निकालोगे तो लिक्विड और वो जो ब्रश है वो आपस में चिपक गए एक दूसरे के साथ। बाहर निकलते ही वो ब्रश इस तरह से निकलती है, चिपक जाते हैं आपस में सभी के सभी। ठीक है ना, किसकी वजह से, सरफेस टेंशन की वजह से, क्योंकि लिक्विड अपना एरिया क्या कर रहा है, मिनिमाइज कर रहा है। ठीक है ना, तो इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल लिए जा सकते हैं सरफेस टेंशन के बारे में। एक मैंने आपको पहले ही बताया सोप के बारे में, डेटोल के बारे में। ठीक है ना, ये अपना एरिया क्या करना चाहते हैं, कम करना। सोप और जो डेटोल है इसकी सरफेस टेंशन क्या होती है, कम होती है। कम होने से ये हर जगह फैल जाते हैं। ठीक है ना, या आप ये कहिए कि सोप और डेटोल को जानबूझ के ऐसा बनाया जाता है कि उसकी सरफेस टेंशन क्या रहती है, कम रहती है। ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट मैं आपको बता रहा हूँ सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी बेटा, जहाँ एनर्जी की बात आ गई डेफिनेटली वहाँ पे कुछ ना कुछ क्या होगा, वर्क डन से रिलेटेड होगा। तो अब इसको कैसे, मैं पहले लिख देता हूँ। इट इज़ इक्वल टू द, इक्वल सरफेस एनर्जी क्या है, किसके बराबर है ये, अमाउंट ऑफ वर्क डन, अमाउंट ऑफ वर्क डन। ठीक है ना, ये उस वर्क डन के बराबर है विच इज़ इंक्रीजिंग एरिया इन नहीं इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ सरफेस फिल्म बाय यूनिट अमाउंट। यानी क्या, देखो आपके पास इस तरह का कोई हैंगर है इस शेप का, ठीक है, इसको मैं बोल रहा हूँ ए बी, चलो इसको सी ले लेते हैं, ये डी हो गया। ठीक है ना, इस हैंगर में ये जो ए बी स्ट्रिंग है ना, ये मूवेबल है, यानी ये ए बी यहाँ से चलकर यहाँ आ सकती है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, एक कंटेनर बाल्टी के अंदर पानी, सरफ का पानी बनाया और इसको उठा के इसके अंदर डिप कर दिया, तो इसके ऊपर क्या बन जाएगी, एक लेयर बन जाएगी साबुन के पानी की।
ठीक है ना। अब वो साबुन के पानी का क्या करेगा, वो सरफेस टेंशन की वजह से इसका एरिया क्या करना चाहेगा, कम करना चाहेगा। सीधी सी बात है, ठीक है ना। चाहे वो उसकी टेंडेंसी कम हो चाहे ज़्यादा हो, पर वो अपना एरिया कम तो करना ही चाहता है ना सरफेस टेंशन की वजह से, ठीक है ना। तो वो क्या करेगा, एक इसके ऊपर इनवर्ड फोर्स लगाएगा। पर हम इसको स्लाइटली धीरे धीरे इस ए बी को उठा के यहाँ ले आए, ठीक है ना, ए डैश बी डैश पॉइंट पर ले आए और हमने इसके अंदर एक्स डिस्प्लेसमेंट कर दी। हमने क्या कर दी, इसके अंदर एक्स डिस्प्लेसमेंट कर दी। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, वर्क डन निकालना पड़ेगा। और ये वर्क डन क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है ना। और ये फोर्स किसके अगेंस्ट किया गया है, फोर्स किया गया है अगेंस्ट द सरफेस टेंशन, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो फोर्स की वैल्यू होगी पहले तो वो निकाल लो। फोर्स कितना होगा आपका, देखो सरफेस टेंशन निकाला था हमने फोर्स बाय लेंथ, तो फोर्स क्या हो जाएगा, सरफेस टेंशन इनटू लेंथ हो जाएगा, ये फॉर्मूला था। अब क्योंकि आपकी ये सोप की जो फिल्म बन रही है यहाँ पे, वो जैसे मान लो यही था आपका, ये केस ले लेते हैं भाई, ये वाला आपका हैंगर है, ये तो रहने दो, चलो ये वाला हैंगर ले लेते हैं। इसमें हैंगर में इस तरफ भी आपकी वो थिन फिल्म बनेगी उसकी सोप की, और इस तरफ भी बनेगी, दोनों तरफ बनेगी इस हैंगर के। तो यहाँ पर जो सरफेस टेंशन है वो क्या हो जाएगा, आपका डबल हो जाएगा। सरफेस टेंशन क्या हो जाएगा, डबल। तो इसलिए मैं यहाँ इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगा फोर्स निकालने के लिए। तो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, F इज इक्वल टू 2S इंटू एल, ठीक है ना, 2S इंटू एल, ये तो फोर्स की वैल्यू होगी। और डिस्प्लेसमेंट कितना किया है हमने, इसका एक्स डिस्प्लेसमेंट किया है। तो वर्क डन क्या हो जाएगा इसका, 2 सिग्मा नहीं एस, सरफेस टेंशन एस लिया ना हमने। हाँ देखना, किसी किसी बुक में सरफेस टेंशन को सिग्मा से लिखेगा और किसी किसी को में एस से लिखेगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। मेंशन कर देना भाई सिग्मा सरफेस टेंशन है या एस यहाँ पे सरफेस टेंशन है। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, 2SL इंटू एक्स, ये क्या हो गया आपका, वर्क डन हो गया। और ये वर्क डन एज अ एनर्जी इसके अंदर स्टोर होगा, एज अ एनर्जी इस फिल्म के अंदर इस सरफेस की एनर्जी बन जाएगी। क्यों, क्योंकि हमने इसको स्लाइटली डिस्प्लेस किया है, तो उसने इतना इस तरह देखो, वर्क डन वाली चैप्टर जब हमने पढ़े थे तो वहाँ पे बताया था, या आपने कोई भी मतलब वर्क डन का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा तो वहाँ ये चीज़ आपने पढ़ी होगी कि अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट की एफिशिएंसी निकालनी कि वो कितना वर्क डन कर सकता है, तो मान लो वो वर्क डन कर सकता है इस डायरेक्शन में, तो हमने उसको इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस करा दिया धीरे धीरे। तो धीरे धीरे कराने का फ़ायदा क्या होगा, हमें लगभग ये पता चल जाएगा, अप्रोक्सीमेटली ये पता चल जाएगा कि इसकी इनवर्ड टेंडेंसी कितनी है, इनवर्ड कितना ये उसको डिस्प्लेस करा सकता है, ठीक है ना। देखो जैसे मुझे निकालना हो, मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, या पॉजिटिव ही ले लेते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा, ठीक है ना। तो ये रिपेल कहाँ करेगा, इस डायरेक्शन में करेगा। तो मैं इसको धीरे धीरे इधर ले जाता हूँ, तो इस चार्ज की वजह से जो वर्क डन होगा वो इसका क्या हो जाएगा, पोटेंशियल हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर उसको क्या नाम दिया है, सरफेस एनर्जी, यानी ये सरफेस इसको इधर ले जाना चाहता है, मैं इसको स्लाइटली इधर ला रहा हूँ। तो स्लाइटली लाने का मतलब क्या है कि इसके अगेंस्ट काम कर रहा हूँ, इसके अगेंस्ट काम कर रहा हूँ, और कब तक लाता रहूँगा, जब तक ये सरफेस फिल्म टूटेगी नहीं, ठीक है ना। तो वो मुझे क्या पता चल जाएगा, इसकी एनर्जी पता चल जाएगी, कितनी एनर्जी है, ठीक है ना। तो सरफेस एनर्जी क्या हो जाएगी यहाँ पे सरफेस एनर्जी होती है वर्क डन बाय इंक्रीज इन सरफेस एरिया, वर्क डन बाय इंक्रीज इन सरफेस एरिया, सरफेस एरिया में कितना इंक्रीज हो रहा है वो क्या हो जाएगा आपके पास, सरफेस एनर्जी हो जाएगी, ये फॉर्मूला आ गया। तो वर्क डन कितना है 2SLX, और सरफेस इंक्रीज इन सरफेस एरिया कितना है, एरिया कितना बढ़ा, ये तो x था और ये कितना था, l था, ये कितना था l, तो एरिया कितना हो जाएगा l इंटू एक्स, और दोनों तरफ से निकालना है तो ये क्या हो जाएगा 2LX। तो ये 2LX से 2LX कैंसिल हो गया, वर्क डन सॉरी सरफेस एनर्जी कितनी आ गई, s आ गई, ठीक है ना। ये क्या आ गई आपके पास, सरफेस एनर्जी आ गई, ठीक है। मैं एक बार फिर बता रहा हूँ कि हमें इस फिल्म को जो है इस तरफ सरफेस टेंशन की वजह से आना चाहता था, हमें इसको अपोजिट डायरेक्शन में मूव कराया, तो उससे हमें क्या पता लग गया, इसका वर्क डन। स्लोली मूव, अगर फास्टली मूव कराते तो वो फिर हमने एक्सटर्नल फोर्स ज़्यादा लगा दिया, पर हमने एक्सटर्नल फोर्स लगभग उतना लगाया जितना इस पर सरफेस टेंशन की वजह से लग रहा था,
जितना इसके ऊपर सरफेस टेंशन की वजह से लग रहा था, ताकि हम इसका एग्जैक्ट इसकी एनर्जी निकाल सकें। वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स निकाला मैंने सरफेस टेंशन के फॉर्मूले से, 2 इसलिए लगाया क्योंकि फिल्म दोनों तरफ से थी, दोनों लेयर बन रही थी ऊपर और नीचे, ठीक है। तो सरफेस एनर्जी होगी वर्क डन बाय इंक्रीज इन सरफेस एरिया। तो ये तो वर्क डन हो गया, इंक्रीज इन सरफेस एरिया हो गया, दोनों तरफ से इंक्रीज हुआ था, तो ये आ गया आपके पास सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला एस आ गया। यहाँ इस केस में आपको मेन ये फॉर्मूला याद रखना है सरफेस एनर्जी का, ये क्या होता है, वर्क डन बाय इंक्रीज इन सरफेस एरिया, वर्क डन बाय इंक्रीज इन सरफेस एरिया, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा आपका सरफेस एनर्जी हो जाएगा, ठीक है।